तंत्र के। और धन्यवाद। अभी शायद टाइम हो गया है और आज का विषय भी है ग्राम विकास के समग्र ग्राम विकास हेतु ग्राम स्वराज और संस्कार आधारित सहकार की अति आवश्यकता क्यों। आज परिचर्चा है जिसमें हम सब लोग खुल दिल के भाग सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी उस विषय वस्तु से संबंधित अपने विचार रखना चाहें तो खुले दिल से आज हम लोग चर्चा करेंगे। संस्कार और सहकार की आवश्यकता क्यों। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर नालंगे सर से ही स्टार्ट करें। कौन सा नालंगे सर। सब तो है ना मेरा सहकार का। हाँ, कुछ अपने शब्द इस विषय वस्तु पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित तो करके। कौन सा विषय विषय फिर एक बार बोलिए। समग्र ग्राम विकास हेतु हाँ। ग्राम स्वराज और संस्कार आधारित सहकार की अति आवश्यकता क्यों। ग्राम स्वराज और संस्कार आधारित हम्म। सहकार की अति आवश्यकता क्यों। जैसे किसी गांव का समग्र विकास हम करना चाहते हैं तो स्वराज और संस्कार ये बेस होते हुए और एक दूसरे में हम कोऑपरेट कैसे कर सकें, सहकार, इसकी आवश्यकता क्या क्यों है। हम्म। हाँ, इसका अगर उदाहरण देखना है तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में शिन्नर ब्लॉक में एक जी भोकनी करके गांव है। जी और इसकी जरूरत क्या है, जी ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी जी जरूरत भी है और संस्कार भी चाहिए और सहकारिता भी चाहिए। जी तो मेरा कहना यह है कि हमने बहुत गांव में देखा कि गांव खाली हो रहे, गांव में उद्योग नहीं है, गांव में इलेक्शन का प्रकार अलग टाइप से हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, और गांव में रास्ते नहीं है, गांव में कोई सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की समस्या है, और मार्केटिंग की भी समस्या है। रास्ते नहीं, दड़न वड़न नहीं, तो मार्केटिंग की समस्या है। और कुछ करना है तो अकेला आदमी कर नहीं सकता, कोऑपरेटिव के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज, स्टोयर हाउस, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ऐसी चीजें कर सकता है। तो आज ग्रामीण व्यवस्था में पहले जैसे संस्कार थे, 12 बलूती सिस्टम थी और सब लोग एक दूसरे की हेल्प लेके काम करते थे। आज वैसा नहीं हो रहा है। आज अकेला अकेला आदमी दौड़ रहा है। और जिनके पास पैसा है, जिनके पास साधन सामग्री है, जिनके पास सारी चीजें है, बैंक है, सत्ता है, वो लोग आगे जा रहे हैं। और गरीब लोग जो है, आज 5 एकड़ के नीचे वाले लोग, वो कुछ नहीं कर पा रहे और बैंक में जाने के लिए भी डर रहे हैं। और जो उत्पादन करने वाला वर्ग तो वही है। 80% लोग तो अल्पभूधारक है, यानी 5 एकड़ के नीचे वाले हैं, और 20% लोग थोड़े ज्यादा जमीन वाले हैं। तो ग्रामीण एरिया में आज ग्राम सभा और ग्राम अपनी सलाहकार समिति, इसकी बहुत जरूरत है। तो उसका उदाहरण हमने भोकनी गांव में किया है। भोकनी गांव एक ऐसा गांव है कि जहाँ बारिश ही नहीं होता, थोड़ा बारिश होता है और सारा पत्थर है गांव में। और वो गांव का विकास 25 साल में जो हुआ है, वो सारी दुनिया आज देख रही है। और दुनिया ने देखने लायक विकास, वो गांव के जो सरपंच है मेरे अच्छे मित्र है और मैंने भी उनको अच्छा सपोर्ट किया है। तो उन्होंने जो 25 साल एक सरपंच गांव का रह के जो गांव में विकास किया, उन्होंने पहला पानी के ऊपर काम किया, उन्होंने पहला ग्राम के ऊपर काम किया, उन्होंने पहला खेती के ऊपर काम किया, खेती का पिक पैटर्न बिठाया गांव में। जहाँ खाली जगह थी वहां उन्होंने पर्यटन कर दिया। उन्होंने सैनिक पार्क गांव में खड़ा कर दिया, उन्होंने गांव में नर्सरी कर दी, उन्होंने महिला के लिए रोजगार दिया, महिला के लिए
संसद भवन बांध दिया। और गांव में सचिवालय ग्राम पंचायत का उन्होंने अच्छी तरह से ये किया। सब लोग आज ग्राम पंचायत में आके अपना काम कर सकते हैं और सरपंच के द्वारा सारे काम अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो इस गांव को अटल भूजल ने इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि आज गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन आज गांव की वाटर लेवल बहुत बढ़ गई है और गांव में इतनी समृद्धि आई है। तो आज वो देखने के लिए गांव आते हैं। शिरडी से नजदीक है, समृद्धि से जी 5-6 किलोमीटर दूर पे है। और ऐसा एक गांव गांव कैसा बनना चाहिए, ग्राम कैसा बनना चाहिए, और गांव में ग्राम स्वराज कैसा होना चाहिए, उसका जो उदाहरण है वो भोकनी में देखने के लिए मिलता है। आज गवर्नमेंट ने उनको 1 करोड़ का बख्शिश भी दिया, महाराष्ट्र सरकार ने भी 50 लाख का बख्शिश दिया। और गांव में जो एकता दिखी, गांव में जो संस्कार दिखे, महिला के लिए जो उन्होंने काम किया है, रोजगार निर्माण किया है, नर्सरी द्वारा, वर्मी कंपोस्ट द्वारा, गांव में आटा चक्की बनाया, गांव में उन्होंने तेल बनाने का, जो ऑयल बनाने का मिल भी डाल दिया। और जो आसान काम है, जो कठिन काम है, उन्होंने आसान करके दिखाया। गांव में पेड़ पौधे लगाए 5 किलोमीटर दूर तक। यानी जब भोकनी से शिन्नर जाते हैं तो 4 किलोमीटर शिरडी रोड लगता है, शिरडी शिन्नर रोड लगता है। तो वो रोड में उन्होंने चारों तरफ, और रोड से समझ लो 120 मीटर, म्हणजे 60 मीटर दूर, 60 मीटर दूर, ऐसा 120 मीटर दूरी पे उन्होंने झाड़ लगाए। रोड बड़ा करना है तो झाड़ नहीं तोड़ना, झाड़ यूनिफॉर्म लगाए, झाड़ का प्रूनिंग अच्छा किया, झाड़ का 100% यानी जीवदान मिल गया, झाड़ मरे नहीं। और गांव में उन्होंने इतना अच्छा पर्यटन किया, पत्थर जमा करके दबदबा बना दिया। जिस गांव में बारिश नहीं था, उस गांव में लोग आज पानी का दबदबा बना के वहां फोटो निकालते हैं। और गांव में उन्होंने ऐसा पिक पैटर्न लगाया, ड्रम स्टिक और मूंग, ये इसके ऊपर उन्होंने काम चालू कर दिया। इमली जैसे पेड़ लगाया। और गांव में एजुकेशन लेवल भी उन्होंने अच्छी की। और रोजगार के जो गांव में उपलब्धता चाहिए वो उन्होंने उपलब्ध करके दी। ऐसे गांव बनना चाहिए भारत में, उसकी बहुत जरूरी है। और ये गांव देखने के लिए मैं एक बार सभी को निमंत्रित भी करूंगा। और वो सरपंच भी अपने 1-2 कार्यक्रम में ज्वाइन हुए थे, आए थे। तो ग्राम स्वराज कैसा चाहिए, संस्कार गांव में कैसे होना चाहिए, गांव में रोजगार कैसा उपलब्ध होना चाहिए, गांव का पैसा गांव में कैसा रहना चाहिए, और सामूहिक रीत्या खेती कैसी करना चाहिए, पीक पद्धत कैसी लगाना चाहिए, और किसान का उत्पन्न कैसा बढ़ाना चाहिए, ये सारा मॉडल एक गांव में है। उन्होंने प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक का एटीएम भी लगा दिया। कई गांव में प्लास्टिक की बोतल आपको नहीं दिखेगी। एक बोतल आपने एटीएम में डाल दिया तो एक कूपन आता है, इससे 10 पैसे लोगों को मिलते हैं। 10 कूपन हो गए तो 1 रुपया होता है, 100 कूपन हो गए तो 10 रुपए हो जाते हैं। और वो लोग इसका उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया तो गांव में प्लास्टिक पूरा हट गया, गांव के रोड अच्छे बन गए। गांव में उन्होंने 2,500 तुलसी की प्रजाति लगाई। इसके इसका कारण ऐसा हुआ कि गांव में ऑक्सीजन लेवल अच्छी बढ़ी, गांव में लोग बहुत अच्छे हेल्दी दिख रहे हैं। गांव में दूर जाने की जरूरत नहीं, गांव में उन्होंने कृषि पर्यटन बना दिया। और गांव में सभी लोग कृषि पर्यटन में भी आते हैं, शाम को, सुबह। तो उन्होंने जो काम किया ग्राम स्वराज के लिए, संस्कार के लिए, गांव गांव के संस्कार के लिए, गांव के रोजगार के लिए, गांव के प्रश्न के लिए, पानी के लिए, और ग्राम पंचायत से जो कारोबार चलता है, इन्होंने एक अच्छा मॉडल किया। और एक दूसरा गांव नागपुर जिले में काटोल ब्लॉक में है, खुर्सापार। वो भी गांव ऐसा है कि वहाँ तो इतनी अच्छी सुविधा है गांव में, तालाब है, नर्सरी है, ग्राम सचिवालय है, 100 लोग मीटिंग ले सकते हॉल में बैठकर। और ग्राम पंचायत भी अच्छी है। अटल अटल भूजल का ही उन्होंने भी काम किया गांव में। और संतरे के 80% गांव में बगीचे लग गए।
और पानी की लेवल भी 80% बढ़ गई। इसराइल से लोग आए थे देखने के लिए कि इन्होंने पानी की लेवल कैसी बढ़ाई। ऐसे गांव महाराष्ट्र में तो बहुत है, लेकिन 2 गांव से मेरा रिलेशन है और ये 2 गांव में मैं 2 महीना 1 महीने के बाद जरूर जाता और वहाँ उनको मेरा भी कुछ सजेशन रहता है। आज जो खुर्सापार है वहाँ 2.5 एकड़ ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन किया और वो एक्सपोर्ट भी हो गया इनका। 8 दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उसमें माननीय नितिन गडकरी भी उस गांव में गए थे और अच्छा कार्यक्रम उन्होंने बनाया था। ड्रैगन फ्रूट कैसा चाहिए, क्वालिटी कैसे होना चाहिए, वो उन्होंने करके दिखाया कि जहाँ पानी नहीं था आज गांव में पानी है और गांव में ग्राम उद्योग है, गांव में ग्राम पंचायत अच्छी है बनाई है उन्होंने, नाना नानी पार्क भी बना लिया और गांव में कौन सा पौधा लगना चाहिए कि जिससे गांव में ऑक्सीजन लेवल बढ़े, छाव बढ़े और सब लोग बैठे। ऑर्गेनिक सब्जी भाजी भी उन्होंने किया है और इकोसर्ट जैसी कंपनी के साथ भी वो गांव काम कर रहा है। गांव में कचरे का उन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है, कचरे का नियोजन अच्छा किया है, मंदिर का नियोजन अच्छा किया है। मंदिर गांव में होते तो गांव में ऑटोमेटिक संस्कार लग जाते हैं, गांव में उद्योग होते तो गांव को ऑटोमेटिक संस्कार लग जाते हैं। और गांव में जैविक और गाय गोबर के ऊपर काम होता है तो वो गांव बहुत सुसंस्कृत रहता है, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर नालंगे सर। तो सबसे पहले मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी सज्जन इस पे थोड़ा और खुलासा कर सकें आपके व्यक्तिगत अनुभव। जब हम समग्र ग्राम विकास कहते हैं तो समग्र में क्या क्या आ जाता है उसको ध्यान में रखते हुए, और उसमें ग्राम स्वराज और संस्कार का कितना महत्व है कि स्वराज और संस्कार आधारित हम सहकार। जैसे डॉक्टर नालंगे सर बहुत सुंदर बता रहे थे कि बहुत छोटे किसान हो गए हैं जिनके पास मुश्किल से 1 एकड़ या 1.5 एकड़, सीमांत किसान जिसको बोलते हैं, अकेले अकेले बहुत सारी चीजें उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो सकता है। लेकिन जब सहकार में आते हैं तो क्या होता है, किसी और साथी का व्यक्तिगत अनुभव। सर मैं बात करूं, मैं राजा राम जी यादव। जरूर सर प्लीज। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन अच्छी बात है आप आ गए। थैंक यू सर। समग्र ग्राम विकास की बात हम कर रहे हैं, उसके 2 पहलू हैं जो जरूरी हैं, शायद जैसा कि आपके हेडिंग में ही है, ग्राम स्वराज और संस्कारी आधारित मानव उसके निवासी, ये बहुत जरूरी है। और ग्राम की विकास की गति इन दोनों के होने से ही बढ़ेगी। अब ग्राम स्वराज क्या है? ग्राम स्वराज तो बेसिक तो यह है कि ग्राम स्तर पर निर्णय और सभी की ग्राम वासियों की भागीदारी, जब सब भाग लेंगे तो सब एक सा हो। अब संस्कारी आधारित सहकार क्या है? इसमें सारे गांववासी का एकता हो गई है, नैतिक मूल्यों पर का पालन करना हो गया है पूरे गांव वासियों के लिए, और सह निवास, सहायता, आपस में एक दूसरे की समझता, ये उस गांव के लिए डेवलप हो। ये बाकी तो नैतिक संस्कार में सब आ गए, बड़ों का आदर है, सबकी बात माननी है, शिक्षा है। तो ये 3-4 पॉइंट दोनों के अलग अलग हैं। अब इसका मैं एक तरह से शॉर्ट एनालाइज करता हूं कि क्या कमी हो सकती है, जो हमारा ग्रुप सोचे और जो वहां बात होगी उसमें करें। इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो ये है कि पूरे ग्राम की भागीदारी, क्योंकि ग्राम स्वराज का मतलब ही गांव पूरा है। सामाजिक एकता बढ़ती है और उस सामाजिक एकता से हम किसकी क्या जरूरत है कि न्याय हो, आधारित आर्थिक प्रोग्रेस हो, चाहे एजुकेशन हो, वो सारे 29 पॉइंट्स इन 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ कमियां दिखाई देती है या जिनको सुधारने की जरूरत हो सकती है, वो है जागरूकता की कमी। जैसे हमें अभी वहाँ करनाल में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ही गांव में पता है कि ग्राम स्वराज का क्या मतलब है मेन, और कैसे उसको
क्या राइट्स हैं जो रणबीर सिंह जी डिस्कस कर रहे हैं वो। और दूसरा, संसाधनों की कमी। ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि ग्राम में थोड़े कम है और शहरों में और ब्लॉकों में थोड़े ज्यादा हैं। तो ये दो मुझे ऐसे दिखती है कि ये कमियां जहां होंगी उसको उतारा जाएगा। अब इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि सरकारी समर्थन अब और भी ज्यादा मिल रहा है कोऑपरेटिव को भी, और इस तरह के काम करने को भी उसमें उन्होंने लीगली भी इसको पावर दी हुई। और सामूहिक समर्थन गांव में बहुत अच्छी तरह मिलता है। एक पॉइंट कोई अच्छा मिलता है तो सारा गांव समर्थन करता है। और नैतिक मूल्यों का तो गांव में से पहले से ही डेवलप है। लेकिन इसके एक दो खतरे भी हो सकते हैं जो हमें आगे ध्यान देना चाहिए। वो हो सकते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप में ना घुस जाएं। वो गांव तो बीजेपी को वोट देता है, वो गांव तो कांग्रेस को वोट देता है। इससे हमारे ग्राम विकास में काफी नुकसान होगा। तो राजनीतिक हस्तक्षेप से बचना भी है। और सामाजिक विभाजन, जैसे वो मुस्लिम है वो हिंदू है, सामाजिक विभाजन नहीं आना है, सहनिवास की तरफ जाना है। इन खतरों को ध्यान में रखते हुए हम सब बातों का मुझे पूरा विश्वास है कि करनाल में भी जिक्र होगा और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद साहब, मैंने ये 2 पॉइंट ठीक। थैंक यू सर। कोई और साथी कुछ खुलासा करना चाहते हैं? समग्र विकास, समग्र ग्राम विकास हेतु ग्राम स्वराज और संस्कार आधारित सहकारिता को क्या आवश्यकता है? आपको क्या फील हो रहा है? व्यक्तिगत अनुभव, ग्राउंड का कोई अनुभव, कोई भी साथी? उसी के ऊपर जो रखा है वो ओढ़ने वाला वो झुलाना। भास्कर पाटिल। हाँ, सभी को नमस्कार। अभी नलंगे साहब ने जो बताया कि 3 एकड़ से कम वाले खेती वाले किसान, इनकी संख्या ज्यादा है। और उस संदर्भ में मुझे ऐसा लगता कि ये बात सही है कि 3 एकड़ से कम वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और उनके पास में संसाधन की भी कमी है। तो इसके लिए उन लोगों ने सब मिलकर एक गठ अगर बनाया और गठ बनाकर अगर खेती की और इतर प्रकल्प भी वो कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी ने आज तक के जो बताए वो सभी में वो भाग ले सकते हैं। और इसके लिए शायद गवर्नमेंट भी उनको औजार बैंक वगैरह ऐसे सहायता दे रही है। तो इसके लिए गठ बनाना और उसके माध्यम से खेती करना, यानी कि बाकी के जो लोग हैं वो दूसरा काम कर सकते हैं, दूसरे प्रकल्प में काम कर सकते हैं। खेती के लिए बहुत कम लोगों की फिर आवश्यकता रहेगी अगर औजारों के साथ खेती की जाएगी तो। और कुछ जो खेती रहेगी जो उपजाऊ नहीं है उसमें हम पानी इकट्ठा करके उसका सिंचन भी कर सकते हैं। इसके लिए मदद भी ले सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समाज के द्वारा भी। गांव के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो आगे गए हैं, जिनके पास में थोड़ा आमदनी ज्यादा है, उनको भी हम आवाहन करके उनसे भी मदद ले सकते हैं। जो जिस स्वरूप में वो मदद कर सके उसके लिए हम उनके पास से भी मदद ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद मान्यवर, बहुत सुंदर आपने। कोई और साथी? सुमेर जी। ठाकुर, आपका नाम आ गया। राजावर। हाँ, मुझे आता तो कुछ नहीं है, फिर भी जो बोल देता हूँ तो सब संस्कार एक विहीन एकड़, 1 एकड़ का मॉडल बता दो। 1 एकड़ और 5 गाय का। उसमें क्या बताऊं साहब, आप ही बता दो, आपको सारा पता है। लोगों को आपसे मुंह से बता दो आपने 1 एकड़ में क्या किया और 5 गाय के लिए क्या किया। कैसी कैसी गाय बढ़ाया आपने ग्रामीण, और आपकी छोटी खेती कैसी डेवलप हो रही है अभी। दरअसल कामधेनु आयोग ने एक चिप बनाई है। उनका कहना है कि वो रेडिएशन फ्री है। अपने पास जो भी जमीन है वो रेडिएशन फ्री हो गई है, ऐसा हमारा कहना है। जहां तक आज के टॉपिक का सवाल है,
संस्कार भी समाज बनता जा रहा है। पहले एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था, आज सभी कमाते हैं फिर भी पूर्ति नहीं हो रही है। पहले कोई आता था जब समाज में ये पूछा जाता था इस गांव में बदमाश कितने हैं, अब ये पूछना होता है कि इस गांव में शरीफ कितने हैं। हमने प्रकृति को पूर्ण रूप से दोहन कर दिया। जल दोहन, पहाड़ काटना, नदी काटना, पूर्ण रूप से प्रकृति को खराब कर दिया। प्लास्टिक से पर्यावरण खराब हो गया। पहले समाज गरीब था, अब दरिद्री हो गया। मैं एक महाराज जी के पास जाता था, अब तो वो नहीं रहे। महाराज जी कहते थे, ठाकुर ये क्या हो रहा है, पहले समाज गरीब था अब दरिद्र बन गया। मैंने कहा महाराज दरिद्र कहते किसको हैं कि आज किसी का पेट नहीं भर रहा, वो हमेशा यही सोचता रहे लाओ धन लाओ धन। अगर किसी भी चीज की इन समस्याओं का समाधान करना है तो माननीय एक बार भैरव सिंह जी सीएम साहब थे राजस्थान के, उनसे पूछा था जंगल कट रहे हैं भैरव सिंह जी, आपकी उपस्थिति में, आप सीएम हैं, आप क्या कर रहे हैं कि जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं दिए जाएंगे जंगल कटते रहेंगे। तो हम इन सब चीजों के जब तक आम पब्लिक को सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड नहीं करेंगे हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ होंगे, ऐसा मेरा सोच है। नालंगे साहब ने जो उदाहरण दिया है उसको देख के वहां जैसा भी हुआ है, हम सबको उस तरह के प्रयास करके आदर्श गांव बनाने होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। कोई और ललित साथी? जी पंत, ललित जी पंत, उत्तराखंड। ललित भाई। जी नमस्कार, ललित पंत पिथौरागढ़ उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पर कोऑपरेटिव के माध्यम से कुछ प्रयास शुरू किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। हम फिलहाल अलग अलग संस्थाओं से जुड़ के कुछ कार्य कर रहे हैं, उनके कुछ अच्छे परिणाम भी आए हैं। क्योंकि हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में, तो सीमावर्ती क्षेत्र और पहाड़ का जो एरिया है इसकी अपनी विषम भौगोलिक स्थितियां हैं और यहाँ की अपनी अलग तरह की समस्याएं भी हैं। और जहाँ पर हमारे पास कोई भी संसाधन सहज नहीं है, तो हम लोग मेनली जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर हैं जिसकी वजह से पहाड़ खाली हो रहे हैं। और उन खाली होते पहाड़ों को वापस हम यहाँ रोक सकें, यहाँ रिवर्स माइग्रेशन के लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम लोग एक आंखों का अस्पताल यहाँ पर चलाते हैं, जिससे 6000 ऑपरेशन अभी यहाँ पर किए हुए हैं। 32 गाँवों को हमने गोद लिया हुआ है, जिसमें हमारी मोबाइल हॉस्पिटल चलता है। वो 70 लाख रुपए की एक गाड़ी अभी हमें किसी ने डोनेट की है, जिसमें एक्सरे, ईसीजी और आपका जितने भी TFT हो गया, दवाइयाँ हो गई, वो सब उसमें रहती हैं। और उसके माध्यम से हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम हमारी घूमते रहती है। वो डॉक्टरों की टीम के माध्यम से हम जितने भी हमारे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनका हम लोग निरंतर परीक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। गर्भवती महिलाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हमने अपने पिथौरागढ़ को स्मार्ट इंडस्ट्री कैंपेन भी अभियान यहाँ पर चलाया हुआ है, उसके माध्यम से भी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रयास है जिसके परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे, तो कुछ बताने लायक हम कर पाएंगे। आप सभी लोगों का आमंत्रण है कि आप विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आग्रह है कि जब भी समय मिलता है आप पिथौरागढ़ आइए। पिथौरागढ़ आदि कैलाश जाने के लिए और कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अंतिम जिला भी है। तो जब भी आप लोगों को मौका मिलेगा आप सादर आमंत्रित हैं। और हमारा तो मानना है कि पहाड़ों पे रिचार्ज होने के लिए आइए। सुविधाएं भले यहाँ कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी आप यहाँ आए, हिमालय के नज़दीक इन पहाड़ों पे रिचार्ज हो के आइए, रिचार्ज होने के लिए आइए, तो आपको आनंद आएगा और हम आपका यहाँ स्वागत करने को तैयार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ललित भाई। कोई और साथी? ध्यान रहे कि सब्जेक्ट पे, आज का जो सब्जेक्ट है उस पे केंद्रित रखें और उससे रिलेटेड जो भी आपके उद्गार हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपका एक्सपीरियंस है, शेयर कर सकते हैं। नालंगे सर किसी का नाम लेना चाहते हैं? और अजय मोड़ वर्धा से आगे जा रहे हैं। अजय मोहर जी। हाँ, सभी को नमस्कार। काफी गाड़ी है, बाहर जाओगे? हॉस्टल जाना है? हाँ, समग्र विकास के लिए आवाज आ ललित रही? भाई,
ललित भाई माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। हाँ अजय भाई आ रहा है। समग्र विकास के लिए ग्राम विकास में सबसे ज्यादा दिक्कत एक आती है कि गांव में नशा और ये जो युवक फिलहाल में भटक रहे हैं, उनके ऊपर भी काम करना चाहिए। और जो ग्राम में जो काम करना चाहते हैं 10 लोग, उसमें से एक भी ऐसे आदमी मिल गया तो ग्राम विकास होता नहीं है। तो इसीलिए इसीलिए जो युवा है, युवा को उसमें शामिल करना चाहिए। हम गांव में थोड़ा काम करते हैं, तो उसमें जो एक दो ही लोग रहते हैं जो समग्र विकास के लिए क्या बोलते हैं उसको, विकास के आड़ा आड़ा आते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए। मैं जब बाहर निकली तो दीदी धन्यवाद अजय भाई। कोई और साथी? लुका डॉक्टर नालंगे सर, आप नॉमिनेट करते हैं तो कुछ अच्छा लगता है। दीपक अग्रवाल जी, बहुत दिन से बात नहीं हुई हमारी। मैंने उनको समझाया था बहुत, और बाद में चर्चा नहीं हुई। मुझे लगता है दीपक अग्रवाल जी ने क्या क्या किया, बता दीजिए दीपक जी। अभी भाई साहब मैं करनाल जा रहा हूँ तो रास्ते में हूँ ट्रेन में। अरे कोई है ये नहीं है, बोल दो, रास्ते में बोलने के लिए क्या प्रॉब्लम है? रेंज गई तो अपन संभाल लेंगे हम लोग। तो अभी जैसा कि भाई साहब ने सुझाव दिया था, कोऑपरेटिव के माध्यम से आप अपने गांव में कोऑपरेटिव को बनाएं। तो अभी हमने अपने गांव में युवाओं के बीच में बैठ के एक चर्चा की थी, तो कुछ लोग तैयार हुए उसमें और कुछ लोगों के मन में संशय है। तो अभी नवरात्रि में हम एक दोबारा से बैठक मीटिंग करने वाले हैं और उनके बीच में जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए दोबारा से बैठक कर रहे हैं, ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके। और जो उन्होंने एक नालंदी सर ने हमको सुझाव दिया था कि आप अपने ग्राहकों की सूची बनाइए, तो वो भी मैंने अपना काम चालू कर दिया और एक ग्राहकों का पूरा डाटा बनाने लगे हमारे जो है, इसके यहाँ कौन सा काम होना है, कौन कौन कितने ग्राहक हैं, ये सारा डाटा हमारे पास है। तो ये काम चल रहा है। और अभी एक और विषय है कि अभी हमने अपने खेत पे एक बगीचा डिजाइन करने का बनाया है, तो हमने वो मध्य प्रदेश शासन से पास कराया है, एक बगिया माँ के नाम, उसके तहत पास सैंक्शन हो गया है और 2-4 दिन में उसका बजट चलना चालू हो जाएगा। तो अब इसमें हमारा मार्गदर्शन कर हम कर रहा है। ये हम बाजी बहुत आप कर रहे थे लोग। थैंक यू दीपक भाई। डॉक्टर नालंगे सर। बोलिए सर, कोई अभी बोलना चाहता है? मुझे लगता है बहुत दिन से प्रोफेसर शर्मा जी आए हैं, थोड़ा उनका आवाज सुनते। प्रोफेसर संजय शर्मा जी। जी जी, नमस्कार। नमस्कार साथियों। नमस्कार। मैं तो असल में करनाल के प्रोग्राम में हूँ यहाँ पे, और बस मैंने ऐसे ही ऑन कर लिया समझने के लिए। तो अभी तो मैं जस्ट घुसा हूँ प्रोग्राम में, आज के डिस्कशन से वाकिफ नहीं हूँ अभी क्या हो रहा है। तो शुभकामनाएं मेरी। मैं यहाँ पे करनाल में जो भी प्रोग्राम आप सबकी नॉलेज में है उसके तहत यहाँ पे आया हूँ। जी, थैंक यू। नमस्कार। जब तक 2 फीट से ज्यादा नमस्कार नमस्कार। ठीक रहते हैं। पैर पैर ऊपर नहीं आते हैं खरचने के लिए। राहुल शर्मा जी, कोई नहीं। आज का सब्जेक्ट आपने देखा है राहुल शर्मा जी? जी 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 जी, अभी देख। वो भी जो भी आपके विचार हों, कि आपके अच्छा विचार सॉरी, मैं काफी अभी जस्ट
डिस्कशन। तो मैं जस्ट ऐसी टू न्यू टू टुडेज मीटिंग, थोड़ा मुझे समय दें फिर मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मैं टॉपिक को एक बार दोबारा देख भी लेता हूँ दादा। I'll just get back हाँ, to you. Thank you. टॉपिक को देख लें तो फिर उसे हाँ, दोबारा एक बार देख लेते। धन्यवाद। तब तक मैं कुछ और पॉइंट्स बोल लेता हूँ, उन्होंने टॉपिक देख के वो अच्छा बोलेंगे शर्मा जी। जी हाँ सर। समग्र ग्राम विकास और संस्कार डेवलपमेंट, ये दो विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। गांव का बेसिक उद्योग खेती है और पशुपालन है। वो ये जो दो प्राकृतिक व्यवसाय हैं जो प्रकृति में ने खुद करती है और सभी मानव के लिए होने चाहिए। तो हमारे गांव में जो कुछ लोग पढ़ लिख के नौकरी की तलाश में या वैसे ही वहां माहौल अच्छा नहीं है, शहरीकरण के लिए बाहर चले जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये तो एक किसानों का या गांव में रहने वाले का ही काम है। ये दोनों काम हमारे नहीं है और ये वरना उनके पास जमीन भी है, उनके पास सब कुछ भी है, वो खुद अपने हाथ से ना करें तो भी उसमें उनको ध्यान देना चाहिए और उसको इन दोनों विषयों को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा भी हम उनको आगे एडवाइस करेंगे। अब इसमें खेती और पशुपालन में ही दोनों में क्या समस्या आ रही है और उस पे भी हम इसमें जिक्र करते हुए उन समस्याओं को कैसे आगे लॉक करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है खेती में कि जो जमीन थी परिवार में कि हम रांची लाएंगे तो खाना मिल जाता है, खिला के शांत हो जाने दो। ये सभा जी आप बंद करिए, यहाँ और कोई प्रोग्राम है, अपना म्यूट करिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि खेती में और पशुपालन में जो बेसिक गांव का है कि हम लोगों की जमीन के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं और सभी अपने अपने में ना तो परिवार के ही सदस्य बने थे, एक दादा से 5 पोते हो गए और उनमें से वो 5 एकड़ जमीन थी, 5 बगी, सभी अपने अपने में काम करना चाह रहे हैं। और बेसिकली अभी 10 साल से तो इतना हालत खराब हो गया है, क्योंकि मैं तो गांव में ही ज्यादा हूं तो इसलिए मुझे पता है कि जो ये जमींदार थे छोटे, ये भी अपने हाथ से काम नहीं करना चाहते। लेडीज घर में ही उन खाना बनाने के लिए भी दूसरे रखती है। गांव में भी ये हाल हो गया, तो उनकी सेहत पर इतना खराब असर हो गया है। और ये सारी खेती में इनकम क्यों नहीं हो रही, पशुपालन, क्योंकि वो नहीं करना चाहते। चलो उधर से 4 नौकर लिया हो, ये लिया हो, वो लिया, उससे तो बचत आती ही नहीं है। तो जब तक हम ये कल्चर नहीं डालें, भाई अपना काम अपने आप करो, और क्योंकि ये अब हर घर में 10 टुकड़े हो गए, उनमें गाय बांधने की भी जगह नहीं, तो हमने सामूहिकता, जो सहकारिता कह रहे हो, उसी के साथ एक सामूहिकता है, जो पारिवारिक सामूहिकता भी हो सकती है, फ्रेंड की सामूहिकता भी हो सकती है। उनमें इन दोनों कामों को दोबारा से कैसे जोड़ें और कैसे आगे बढ़े, बहुत जरूरी है। बिल्कुल हालत नहीं खराब हो गई लोगों के, हमारी लेडीज के तो घुटने खराब होने लग गए। पहले तो काम करती थी तो बहुत ही एक्टिव रहती थी, योगा से भी ज्यादा एक्सरसाइज काम करने से होती है, खेती बाड़ी का और पशुओं का, जो आज हाथ ही नहीं लगाते कि ये तो छोटे स्टाइल का काम है, जबकि ये तो प्रकृति का काम है। ये आदत भी वापस डालनी। अब एक आता है संस्कारी शिक्षा, तो गांव में इसका भी अभाव है, ना तो गुरुकुल बचे हैं। तो ये जो शिक्षा है, वो जो जो ठीक पैसे वाले हैं वो तो अपने बच्चों को शहर लगा पढ़ाते हैं, दूसरे स्कूलों का हाल खराब हो गया। लेकिन इसमें भी नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ हमें कुछ संस्कारी शिक्षा भी देना बहुत जरूरी है। सभी जगह अगर गुरुकुल नहीं खुल रहे हैं, उसमें देरी हो रही है, तो उन्हीं स्कूलों में किसी तरह सिलेबस चेंज करके अब बहुत जरूरी है कि हम संस्कारी से, क्योंकि इसी से तो वो युवा बिगड़ते हैं। युवा को काम करने की आदत छूट गई। अगर युवा काम करने की ही आदत बनाए रखे तो अपने खेत में जाए, सारा काम करे, वो भी आगे संभाल लेगा, उसको नौकरी का इंतजाम है। पढ़ने हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं मेरा बेटा क्यों ये काम करे, वो तो खाली बैठ जाएगा, ये नहीं करेगा। और उनको हम काम की ट्रेनिंग से ऐसे देखते हैं कि ये तो बहुत खराब काम है, ये तो छोटे लोगों का काम है।
तो ये दोबारा से डेवलप करना और संस्कारिता डेवलप करने के लिए, नैतिकता डेवलप करने के लिए, मैं तो अपना गांव का एग्जांपल देता हूँ। जब हम छोटे थे तो इतने लोग आते थे, स्पेशली आर्य समाज, हमारे पास गुरुकुल बहुत ज्यादा है। आर्य समाज के हर वीक में लोग आके बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते थे, भजन भी गाते थे और ये समझाते थे योग और इस तरह की शिक्षा भी देते थे। आज तो वो कहीं देखने को नहीं है, पता नहीं आर्य समाज ही कहाँ चला गया है। तो इस तरह ये दोबारा से लाने की बचपन से ही कोशिश होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपना काम खुद करना और अपने काम में जमींदार को जमींदार का काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मेरे ख्याल से तो 90% में रहा ही। सब इंतजार करते हैं, छोटी सी जमीन आ रही, ट्रैक्टर से बहा लो और इसको, वो मजदूर आएंगे बिहार से यूपी से, इसको काट देंगे। मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा लॉस किसान को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने हाथ से काम करना छोड़ दिया। इसको कैसे वापस लाया जाए? तो इस तरह की कुछ बातें इसमें डिस्कस होकर हम आगे आगे बढ़े कि ये हम काम करने की ये जो उनकी आदत है इसको कैसे लाएं, शिक्षा में नैतिकता कैसे लाएं और संस्कार कैसे डेवलप करें। और बाकी जो शहर में गए हैं उनको भी अपने गांव से दोबारा से जोड़ते कर रखें। और इनका मूल इनका विषय है खेती और पशुपालन। खेती और पशुपालन शहर में नहीं हो सकता है, और तो हम अपने गांव में ही खेती और पशुपालन को तो सभी अपना काम समझें, चाहे चाहे वो रहे या ना रहे। ये कुछ इसमें आगे जोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। कोई और साथी? सचिन अवस्थी जी कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं तो हमारे पास एक भाई है, राहुल शर्मा। जी नहीं भाई साहब, मैं तो आज पास करूंगा। थैंक यू, कोई बात नहीं। हम लोग राहुल शर्मा भाई, हम लोग सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। दिल खोल के बात करें, दिल खोल के। टॉपिक आपने देख रखा है ना राहुल शर्मा जी? हेलो भाई राहुल शर्मा। प्रोफेसर शर्मा, दोनों में से कोई भी। प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा, ये भी नहीं सुन रहे हैं जी? पांडे जी बिल्कुल टॉपिक देख रखा है। जी जो जी, टॉपिक आपने दिया है कि गांवों का उत्थान कैसे हो, कोऑपरेटिव से समग्र विकास कैसे हो गांवों का, उसमें थोड़ा और चीज है। बताइए। समग्र समग्र ग्राम विकास हेतु ग्राम स्वराज और संस्कार आधारित सहकार क्यों आवश्यक है? हाँ, तो ये क्या है कि मैं आप सही बात बताऊं ना, तो मैंने जो ग्रास रूट में लेवल पर काम किया, तो अब ये जो बहुत समझदार लोग हैं, जहीन लोग हैं, जो संस्कार और इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों से जोड़ करके समझते हैं, शायद ये टॉपिक उनके लिए है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे किसी व्यक्ति से ही इस टॉपिक के बारे में चर्चा की जाए। फूड प्रोसेसिंग के बारे में जब भी कोई बात करनी हो कि कैसे हम फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कैसे हम गांव में भी बिना 1 रुपया जेब में रखे एक ब्रांड बना सकते हैं, उसकी जिस दिन आवश्यकता हो तो मैं जरूर हाजिर हूँ। आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा, और कोई भी साथी कुछ भी बोलना चाहते हैं इससे टॉपिक से रिलेटेड? अदरवाइज 10-15 मिनट जो मुझे समझ में आया है शेयर करना चाहता हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि गलत सही के निर्णय पे आप मत जाइएगा। कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है अपने अनुभव शेयर कर रहा है, वो हो सकता है आप गलत बात नहीं, उसको सुन लीजिए कि वो किसी व्यक्ति का विचार है। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ शब्दों पे ही। समग्र ग्राम विकास पे अगर हम बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। गांव का हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा है, या उससे जुड़े हुए हमारे गौवंश हैं, हमारे इक्विपमेंट हैं, हमारे अन्य प्राणी हैं,
जो गांव से आधारित हैं, समग्र विकास, कोई भी अछूता न रह जाए किसी भी कारण से। और उसके लिए ग्राम स्वराज और संस्कार के महत्व को हम समझना चाहते हैं कि ग्राम स्वराज क्या है, जिसमें हर इंसान की भागीदारी हो, किसी भी कारण से उसको हम दूर न बैठा दें कि उसकी समझ कम है और हमारी समझ ज्यादा है, उसके पास पैसा कम है या हमारे पास पैसा ज्यादा है, किसी भी कारण से कोई भेदभाव न रह जाए। उसके विचार वैलिड हो या इनवैलिड हो, लेकिन उसके विचार व्यक्त करने का मौका होना चाहिए। वो भी महसूस करे कि मैं अपने राज में हूँ, स्वराज, दूसरे का राज नहीं, गुलामी नहीं। और संस्कार तो हमारी आधार है, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करना है। अगर संस्कार ही नहीं रहेगा तो समाज क्या। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। तो ये सबको मिलाते हुए जो सहकार या सहकारिता की बात हो रही है कि हम सब मिलकर कैसे करें। एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट साउथ इंडिया में बहुत सालों से चल रहा है। पहले छोटे स्केल पे था, केरला उसका एग्जाम्पल था, कुडुम्बश्री नाम उसका दिया। दूसरे प्रदेशों में हम उसका नकल करने का कोशिश किया तो उसको नेबरहुड पार्लियामेंट। हर एक गांव में चिल्ड्रन पार्लियामेंट, एडल्ट पार्लियामेंट, युवा पार्लियामेंट, महिला पार्लियामेंट, इस तरह से करके जहां जहां जो जिसकी जरूरत थी उसको एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन उसमें कुछ सिद्धांत हम लोगों ने अपनाया। कि जैसे पहला सिद्धांत यही है कि हर व्यक्ति इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है।